ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं, है ना? एंड वर्क डन इन दीज प्रोसेस, ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन दीज प्रोसेसेस। ओके, तो ये अपना आज का टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस वो है आइसो, मतलब कोई सी भी पहली आप बोल सकते हैं, है ना? सारी प्रोसेसेस हमें समझनी है। ओके, फर्स्ट प्रोसेस है आइसो आइसो आप लोग मान लीजिए कोरिक, है ना? आइसोकोरिक मान लेते हैं, पहली प्रोसेस है आइसोकोरिक, है ना? कोरिक इज रिलेटेड टू द व्हाट? वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम से रिलेटेड है आइसोकोरिक। तो इसमें ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, है ना? जैसे लाइक आपका क्या है कि ये चैम्बर है, इस तरीके का चैम्बर है। इस चैम्बर में एक पिस्टन है। इस पिस्टन को आपने फिक्स कर दिया, है ना? आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ये फिक्स है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया, वी इज फिक्स, है ना? क्योंकि ये ऊपर जा नहीं सकता, ना ऊपर जा सकता और ना ही नीचे जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फिक्स हो गया, और यानी कि वॉल्यूम इसमें क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है? वी इज कांस्टेंट। अगर वी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो चेंज इन वी क्या होगा? चेंज इन वी यानी कि डेल्टा वी। भाई जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें चेंज क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा, राइट? तो दिस विल बी ज़ीरो। एंड यू नो द वर्क, डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क? साथ साथ में हम लोग वर्क भी कैलकुलेट करते चलेंगे हर एक प्रोसेस में, है ना? तो वर्क इन द आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क की जो डेफिनेशन है डेट इज इंटीग्रेशन वी डी वी, बट डी वी इज ज़ीरो हियर, डी वी इज ज़ीरो। तो पी ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो यानी कि वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? डेट इज ज़ीरो। आप ये याद रखिए। ओके, कूल। तो इतनी चीज़ आप याद रखिए, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ना? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। एंड द फर्स्ट थिंग इज कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ इस प्रोसेस में, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। ठीक, ये तो पहली प्रोसेस हो गई। इस तरीके से आपकी 4 या 5 प्रोसेस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो चलिए सेकंड प्रोसेस पर आते हैं, है ना? सेकंड प्रोसेस क्या है? अच्छा, इसके लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी लिख सकते हैं, है ना? थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है क्या? कि आप किसी भी सब्सटेंस को जब हीट देते हैं, है ना, यानी इसे आप हीट दे रहे हैं, तो ये क्या काम करता है? इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। ये किस काम आती है? एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, ये इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी है, और प्लस कुछ वर्क करने में, है ना? अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट लॉ लिखेंगे, अगर आप इसके लिए क्या लिखें? फर्स्ट लॉ। ठीक, तो फर्स्ट लॉ क्या आ जाएगा कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस वर्क। तो इसमें क्या होता है? ज़ीरो होता है, तो वर्क ज़ीरो हो गया। तो यानी कि यहाँ पर एक और कंडीशन आ रही है, ये कंडीशंस पूछ लेता है एग्जाम में, है ना? कि आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लिखें तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी आप हीट दे रहे होगे, हीट टेकन बाय द सिस्टम, हीट क्या टेकन बाय व्हाट? सिस्टम, है ना, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, है ना?
यदि सिस्टम से हीट ली जा रही होगी तो चेंज इन मतलब अगर सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, जैसे लाइक डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं केवल अभी आइसोकोरिक प्रोसेस की ही बात कर रहा हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर किसी के चेंज में पॉजिटिव मतलब कोई चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ये आप याद रखिए, कोई भी किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर सिस्टम से हीट क्या करी जाए, ली जाए, है ना, सिस्टम से क्या की जाए, हीट ली जाए, यानी डेल्टा क्यू नेगेटिव, उससे ली जा रही है हीट, है ना, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा उस केस में, वो भी नेगेटिव आ जाएगा इस प्रोसेस के लिए, यानी कि डिक्रीज हुई है। ठीक है ना, यानी कि क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ओके ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी फर्स्ट लॉ भी हो गया। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको याद रखनी है कि इस प्रोसेस में आप इन्हें ड्राइव भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ये हो गया सारा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ये तीन चीज़ें हमने कर ली कि एक तो उसकी डेफिनेशन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वर्क डन जीरो आता है, और हीट अगर आप सिस्टम को दे रहे हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। तो ये तीन चीज़ें। अच्छा, सेकंड प्रोसेस हम देखते हैं। सेकंड प्रोसेस ले लेते हैं, कौन सी, सेकंड प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस ले लेते हैं। क्या, आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। तो जो आइसोबारिक प्रोसेस होती है उसमें क्या रहता है, उसमें पी कांस्टेंट रहता है। पी को क्या माना जाता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, तो पूरी प्रोसेस में पी को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, है ना। जैसे लाइक कोई आपके पास कंटेनर है ना, जैसे लाइक ये कंटेनर है ना, और इसके ऊपर ये पिस्टन है लगा हुआ, और अंदर क्या है, अंदर गैस है। तो जो बाहर का प्रेशर होगा, जो अंदर का प्रेशर होगा वही बाहर का होगा अगर ये रुका हुआ है तो, है ना। बाहर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो अंदर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक है। तो मतलब जब भी इसमें इस गैस में जैसे आपने हीट दी तो क्या होगा कि ये पिस्टन ऊपर बढ़ जाएगा और इस प्रेशर को क्या रखा जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इसे हीट दी तो बाद में ये पिस्टन यहाँ आ गया, तो अब भी क्या है कि वॉल्यूम भले बढ़ गया है लेकिन प्रेशर अब भी बाहर PATM है और अंदर भी कितना होगा, PATM ही रहेगा। तो इस तरीके मतलब ये एक फिजिकल सिचुएशन हो गई पी कांस्टेंट की। तो जहाँ भी आइसोबारिक प्रोसेस होगी यानी कि प्रेशर को क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, डेट इज, जैसे मान लो ये अपना क्या है, ये नई पोजीशन पे आ गया, पहले पोजीशन ये थी। तो पहले वॉल्यूम मान लो VI था, अब वॉल्यूम कितना हो गया गैस का, VF हो गया फाइनल वॉल्यूम, है ना। क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना, बट प्रेशर चेंज नहीं होगा। बारीक मतलब बारीक रिलेटेड टू द प्रेशर। ठीक, तो हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले हम डेफिनेशन देते हैं, वो हमने दे दी है ना। दूसरी चीज़ अब क्या होती है, वर्क। तो वर्क की जो डेफिनेशन है, यू नो, वर्क इज डेल्टा इंटीग्रेशन P/dV, है ना। ओके, अच्छा यहाँ पर तो P क्या है, वो कांस्टेंट है, तो वी कैन टेक आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, इंटीग्रल से बाहर ले लिया हमने, है ना। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जो वेरिएबल है वो कौन है, V है ना, डेल्टा DV लिखा है तो यानी कि वेरिएबल कौन हो गया, V। तो लिमिट भी किसकी आएंगी यहाँ पर, V की ही आएंगी। तो इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, VF हो गया। तो आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। dx का इंटीग्रेशन यू नो व्हाट इज x, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन विल बी द v, ओके, एंड लिमिट गोज फ्रॉम व्हाट, फाइनल टू इनिशियल, राइट। ओके ओके ओके, ठीक है ना। तो ये आ गया क्या, ये इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम हो गया। अच्छा, तो वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में कितना आ रहा है, वर्क डन इन द आइसोबारिक प्रोसेस वो आ रहा है P, और फाइनल लिमिट रखिए जरा, पहले फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट,
दिस इज डेल्टा वी। डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, है ना, एज यू विश। तो ये आ गया क्या, ये आ गया वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज ओके। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अब हम लिखते हैं इसी के लिए, है ना। अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखें, फर्स्ट लॉ, तो वो तो सभी लोगों को पता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम होती है। अगर एटम्स हैं तो एटम्स की, और मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स की, है ना। और जो बची कुची एनर्जी होती है, जो आपने हीट दी, उससे पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एटम्स की, जिसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, और बची कुची हीट से क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए जरा इसका, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, आपके लिखेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और इन दिस केस डेल्टा डब्ल्यू इज व्हाट, पी डेल्टा वी। डेल्टा वी यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही तो आ रहा है अपना, ये डेल्टा वी है यस एक्चुअली, सर। है ना, दिस इज डेल्टा वी। सो यू कैन राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, सिंपली, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है ना, तो आइसोबारिक बारिक प्रोसेस के लिए आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी लिख दिया सिंपली। ठीक, अब हम बढ़ते हैं। ये तो दो जो प्रोसेस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसोकोरिक और आइसोबारिक, बट आइसोथर्मल जो प्रोसेस है दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्ड वन इज ओके, आइसोथर्मल व्हाट प्रोसेस। देखो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, थर्मल आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट इन दैट प्रोसेस, ओके। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हम लोग मानेंगे, तो दिस इज द थिंग, ओके। तो पहला हम जो काम करते हैं, देखिए ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। पहला जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, वर्क। इस प्रोसेस में हम लोग वर्क फाइंड आउट, हम तीन चीज़ें कर रहे हैं, एक तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, दूसरी चीज़ वर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिख रहे हैं हर एक प्रोसेस के लिए। यही काम कर रहे हैं हम बार बार, है ना, और इन्हीं में से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। चलिए ठीक है, फिर इनके ग्राफ्स वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ओके। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल क्या है कि वर्क अगर आप निकालेंगे इसमें, W इज इक्वल्स टू डेट विल बी P dV होता है, फॉर्मूला तो यही है ना। तो यदि अगर उसके अंदर आइडियल गैस है, ठीक है ना, कहाँ है आइडियल गैस, अगर भरी हुई है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, है ना। तो सिस्टम के अंदर अगर आइडियल गैस है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन तो फॉलो करेगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या था, मोल था, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, और टी क्या था, टेम्परेचर, है ना, ओके। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो क्यों ना प्रेशर को इन द टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर या वॉल्यूम निकाल लें, है ना। तो प्रेशर अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो वी विल गेट, प्रेशर हमें क्या मिल जाएगा, एन आर टी अपॉन वॉट, वी। तो बस इस प्रेशर को आपको कहाँ पुट करना है, आपको बस यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए प्रेशर को। तो यू विल गेट इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन वी, और क्या, डी वी, है ना। यू कैन राइट इट एन आर टी, बिकॉज टी इज कॉन्स्टेंट हियर, ओके। एन आर नंबर ऑफ मोल्स इज कॉन्स्टेंट, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, है ना। तो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, ये एन भी है, आर भी है, टी भी है, ठीक है ना। लेकिन वॉल्यूम के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए हम उसे इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं जो वॉल्यूम है वो इनिशियल से फाइनल ऐसे वेरी कर रहा है। इनिशियल वॉल्यूम ये है ना, ये दिस वन, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, वो ये है, ठीक, ओके। अच्छा, अब आपको यहाँ एक चीज़ पता होनी चाहिए, डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो क्या है
कि इंटीग्रेशन dx बाय x इज सिंपली log बेस ई x, ठीक है ना, ये होता है, ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो कि चलिए अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं वाली प्रॉपर्टी। फिलहाल इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, देखो W इज इक्वल्स टू क्या NRT लॉग लॉग, देखो लॉग अगर बेस ई है ना तो उसे आप डायरेक्ट ln भी लिख सकते हैं। ln का मतलब ही यही है कि अंदर क्या है, ई छुपा हुआ है, इसे बेस बोलते हैं, दिस इज द बेस। ओके, तो यहाँ पर बेस क्या है, ई है, तो आप केवल ln x भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ही ये है कि बेस क्या है, ई है, ठीक है। तो NRT लॉग क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं लॉग v हो जाएगा इन दिस केस, और लिमिट गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, vi टू vf, है ना, यही होता है। अच्छा, W इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे NRT, पहले अपर लिमिट रखिए ln vf माइनस ln vi, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे तो करते हैं, ठीक, ये हो गया, और ये ब्रैकेट में है पूरी चीज, ठीक है। तो देयर इज ए प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, लॉग लॉग m माइनस या फिर a माइनस लॉग b, वो होती है लॉग a अपॉन b। एक और होती है लॉग a इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग a, सॉरी यहाँ पर ये आएगा लॉग a प्लस लॉग b, है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू द लॉग a इंटू b, दिस इज द थिंग। सो वी कैन राइट हियर W is equals to NRT log A minus log B is what, log A upon B, right? तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, है ना। बट अगर मान लो ये लॉग, ये बेस 10 में पूछ रहा है, तो देयर इज ए कन्वर्जन फॉर्मूला कि अगर log E लिखा हुआ है तो दिस विल इक्वल्स टू द 2.303 log, यहाँ पर लॉग लिख दो, लॉग ई लॉग 10, ठीक है ना। लॉग ई से आपको अगर 10 में चेंज करना है तो आप इस कन्वर्जन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो W इज इक्वल्स टू, यू कैन ऑल्सो राइट NRT एंड यू कैन राइट 2.303 लॉग, आंसर अपना आ चुका है, दिस इज द वर्क डन, VF अपॉन VI। अगर log 10 पूछेगा तो आपको ये लिखना है यहाँ पर, ओके, दिस इज द थिंग, ओके। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ये log 10 में है, और log E में जो फॉर्मूला है वो ये है। तो ये फॉर्मूला, जितने भी मैं यहाँ पर ये बॉक्सेस में चीज़ें बंद कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो ये वर्क डन किस में है, आइसोथर्मल प्रोसेस में है, ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में NRT इंटू लॉग VF ओवर VI, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक, ओके, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई गैस है, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बाद में, है ना, फिलहाल ये चीज़ें हम समझ लेते हैं, ओके, कि वर्क डन क्या होता है, राइट। तो अब इसमें और क्या चीज़ है, डेट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ लिखने, अगर हम लिखें इस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ यू नो, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज U इज ओनली द फंक्शन ऑफ व्हाट, T फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जो U है डेट इज ओनली द फंक्शन ऑफ व्हाट, T। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे तो आप इसे नोट करके लिखें, है ना, नोट बना के लिख लीजिए
कि u is only the function of the t. If t is constant, right, तो डेल्टा t is what? डेल्टा t is 0. अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें चेंज क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा, है ना? तो डेल्टा u क्या आ जाएगा उस केस में? वो भी 0 आएगा, बिकॉज u इज ओनली द फंक्शन ऑफ, ये चीज़ हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, इज ओनली द फंक्शन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, इज ओनली द फंक्शन ऑफ t फॉर आइडियल गैस, ठीक, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन जो यूज़ करते हैं, आइडियल गैस, इफ t इज कांस्टेंट देन डेल्टा t, तो डेल्टा u, तो इस प्रोसेस के लिए, है ना, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम्स 0, तो 0 प्लस डेल्टा u डेल्टा w, so you will get delta q is equals to delta w, right? So this is the thing. In the isothermal process जितनी भी आप हीट दे रहे हैं, that will converted into the work. Heat given to the system to gas will do the work done by the gas. लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है कि जितनी हीट आप देते हैं वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इवन दो इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. उसके लिए एक लॉ है, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ऑल्दो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना, बट ये आइडियल केस है. दिस इज द आइडियल केस, ठीक है ना. ऐसा होता नहीं है, जितनी आप हीट दे रहे हैं उतना आपको वर्क कभी नहीं मिलता है, हमेशा वर्क कम ही मिलता है, ठीक है ना. ओके, तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, तो इसलिए मुझे शायद इसे बॉक्स में भी बंद करके नहीं रखना चाहिए. दैट्स इट. ओके, तो इसमें आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है. टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है और वर्क कितना आता है वो ये आता है, जो ब्लू से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस वन द वर्क. ठीक, ओके. तो इसे आप करके देखिए रफ कॉपी में एक दो बारी, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना. चलो ठीक है, तो ये अपनी प्रोसेस हो गई कौन सी? आइसोथर्मल. अब लास्ट वन प्रोसेस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस वही है, ठीक है ना. ओके, लास्ट प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है ना. कौन सी प्रोसेस है? दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस ये है, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, है ना. जैसे सारी प्रोसेस में मैं एक ये डायग्राम बना रहा था, जैसे आइसोबारिक के लिए बनाया था, आइसो कोरिक के लिए बनाया, तो इसके लिए भी आप मतलब ये जो कोई भी गैस है उसका टेम्परेचर क्या रखिए आप? कांस्टेंट रखिए. जैसे गैस है ना, तो दिस इज द गैस, और इसे किसी चीज़ से कांटेक्ट में रखिए और इसका टेम्परेचर क्या रखिए? कांस्टेंट. ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना. ओके, जैसे एक फर्नेस या फिर आसपास का जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है ना. ओके, तो उस तरीके की जब उस समय गैस इवॉल्व हो रही होगी, बढ़ रही होगी, वॉल्यूम घट या बढ़ रहा होगा, तो उसे हम कौन सी प्रोसेस में काउंट करेंगे? वी विल काउंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक. अच्छा, एडियाबैटिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है इन विच the heat is not exchanged, heat is not what? exchanged by the surroundings, ठीक है ना. सराउंडिंग से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी. इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये क्या है, एक वेसल है, आपने उस वेसल को क्या किया? इंसुलेटिंग मटेरियल से पूरा क्या कर दिया? पैक कर दिया, कि अब कोई भी हीट बाहर से, सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है ना. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट विद द
सराउंडिंग्स। ओके, जैसे अंदर क्या है, गैस है ये, ठीक, ओके, तो कोई भी हीट अंदर नहीं आएगी, डेल्टा क्यू विल बी व्हाट, 0, ठीक। देखिए सिस्टम को ही गैस कहते हैं, जैसे सिस्टम हो गया, इसे सिस्टम बोल रहे हो, और यू कैन ऑल्सो से द गैस, है ना, ओके। और जो बाहर की चीज़ है डेट इज व्हाट, सराउंडिंग्स। तो देयर इज नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स एंड द गैस, ओके, ठीक। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है ना। तो या यू कैन से क्यू इज कांस्टेंट, है ना। अगर हीट किसी सिस्टम की कांस्टेंट है तो एक्सचेंज इन द हीट या फिर चेंज इन द हीट विल बी व्हाट, दैट विल बी 0, चेंज इन द हीट विल बी व्हाट, 0। तो दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, क्यू इज व्हाट, कांस्टेंट, ओके। तो ये याद रखिए आप, है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई इसकी, ऊपर हमने थियोटिकल लिख दी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सी है, वो यही है, दिस वन, ठीक है ना। जो नीचे है, मतलब ऊपर वाली प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, समवॉट थर्ड इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल। लेकिन जो आइसो एडियाबैटिक है वो सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल यहीं से ही फ्रेम होते हैं, ओके, अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक अलग से इक्वेशन है, जैसे एडियाबैटिक इक्वेशन बोलते हैं, ये फॉलो करती है, ठीक है ना। क्या होती है, एडियाबैटिक इक्वेशन, ये गैस फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन भी ये फॉलो करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए सारे ही केसेस में जो गैस है वो कैसी है, आइडियल है। तो आइडियल गैस तो हमेशा क्या करती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉलो करती है हमेशा, ठीक है ना, ओके। तो सारी ही प्रोसेस में आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमने वर्क डन में यूज़ भी करी है यहाँ, तो इससे ऊपर वाली प्रोसेस में भी, जैसे यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यू कैन यूज़, है ना, इससे ऊपर वाली में भी यू कैन ऑल्सो यूज़ पी वी इज इक्वल टू वॉट, एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन हर किसी में क्या रहेगी, वैलिड रहेगी, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग द आइडियल गैस। एक और टाइप की गैसेस होती हैं जिन्हें रियल गैस कहते हैं, ठीक है ना। रियल गैस अपने सिलेबस में नहीं है ना, केवल आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना, डेट इज व्हाट, पी वी टू द पावर गामा, दिस इज द गामा इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये चीज़ कांस्टेंट होती है। और ये जो गामा है ये क्या होता है, इसे गामा फैक्टर बोल देते हैं, गामा फैक्टर। और ये इक्वल किसके होता है, स्पेसिफिक हीट्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, दिस इज स्पेसिफिक हीट, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक नहीं मोलर, क्योंकि सी से डिनोट कर रहा है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एट क्या, कांस्टेंट, क्या आना चाहिए, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनके बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो इससे अगला चैप्टर है उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि जो गामा फैक्टर है दैट इज इक्वल टू द, दैट इज द रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट व्हाट, वॉल्यूम, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और आप याद रख पाएंगे तो आराम से इसके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एडियाबैटिक इक्वेशन है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में आती है। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन तो हर एक गैस फॉलो कर रही है, बट ये एक एडिशनल इक्वेशन भी फॉलो करती है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये एक एडिशनल इक्वेशन फॉलो भी कर रही है जिसे ये बोला जा रहा है। आप इस इक्वेशन से और भी इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे ये तो केवल P और V में है ना, ओके। कोई पूछ ले कि सर T और V में बताइए, तो P को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो तो हम यूज ही कर सकते हैं। P को मान लो एलिमिनेट करना है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन P हो जाएगा, है ना। V इज इक्वल, सॉरी P को एलिमिनेट करना है ना,
तो P निकालिए यहाँ से, P की वैल्यू निकाल लीजिए, nRT अपॉन क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है ना, बस अब वहाँ पर पुट कर दीजिए। तो P की वैल्यू क्या है, nRT अपॉन V इज इक्वल्स टू, और फॉर्म्स में निकाल रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, इन केस अगर आप भूल गए तो, है ना। यदि आप नहीं भूलते हैं तो आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मान लो ये अब क्या आ गया, ये कांस्टेंट, ये P की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, P ये था ना ऊपर, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो हमने ऐसे कर दिया, है ना। ओके, ठीक है भाई, इतना क्लियर है सबको। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है ना कि एन आर तो कांस्टेंट है, एन आर क्या है, वो कांस्टेंट चीज़ है, ठीक। ओके, एन आर क्या है, वो कांस्टेंट है ना। तो ये v, अच्छा v टू द पावर गामा है केवल, यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया था, सॉरी। तो ये तो t ऐसे ही रहा, ये v टू द पावर क्या हो जाएगा, गामा, और नीचे वाला v जब ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। और एन आर इज वॉट, मैंने बोल दिया सर वो कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। ठीक है ना, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज समथिंग कांस्टेंट। ओके, तो यू आर गेटिंग व्हाट, टी वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। तो अगर आप ये इक्वेशन याद रखते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, एक तो ऊपर वाली है जो कि पी और किस में है, वी में है ना, ये वाली पी और वी में है, और नीचे वाली किस में है, टी और वी में है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप चाहें तो इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ व्हाट। अब क्या बचा, देखो पी वी में हो गया, टी वी में हो गया, अब बचा किस में, किस में बचा, टी पी में बचा, है ना। अरे तीन ही तो वेरिएबल है जो मेन है, टी पी वी वेरिएबल है, ठीक है ना। तो पी वी वाला हो गया गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब लास्ट वाली बची हुई है ना। अच्छा, ठीक है, तो मान लो हम v को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, v को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो वही लिखेंगे दोबारा से कि p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वी नो v इज इक्वल टू व्हाट, pv इज इक्वल टू nRT। तो हमें v नहीं चाहिए इस बार, तो v को एलिमिनेट करने के लिए v की वैल्यू निकालो, nRT अपॉन क्या आ गया, p आ गया। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना। तो चलिए पुट करते हैं, तो p ऐसे ही रहा अपना, क्या रहा, p तो ऐसे ही रहा, और v की हमने वैल्यू पुट कर दी है nRT अपॉन क्या, p, और टू द पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज सिंपली कांस्टेंट। ओके ओके, दिस इज ओके। अच्छा, तो हमें एन आर तो मैंने बताया, तो यहाँ पर p टू द पावर गामा, और नीचे अपॉन पी बी, पी टू, सॉरी दिस इज, ये तो p है, और नीचे वाला आ जाएगा p टू द पावर गामा, और ये आ गया एन आर टू द पावर गामा और इंटू टी टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे एन आर तो भाई कांस्टेंट था, तो एन आर टू द पावर गामा भी क्या रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। वन थिंग इज दिस। अच्छा, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, p इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये ऊपर जब जाएगी गामा, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस गामा, और t क्या है, वो गामा है, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट हो गई, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, तो इसे हटा दो, फिर इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, सिंपली, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज सिंपली कांस्टेंट। चाहो तो आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, या अगर आप p से हटाना चाहते हैं, केवल t पर पावर लाना चाहते हैं, या फिर p पर पावर लाना, तो इसका ले लो गामाथ रूट, ठीक है ना, टेक क्या, गामाथ, या फिर टेक रूट। तो यदि अगर आप इसका ये वाला रूट लेंगे तो आपको ये डिवाइड करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन, इससे, है ना,
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टू द पावर व्हाट 1 अपॉन गामा, ये ठीक। ओके, तो ये गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर एट द एंड गेटिंग पी 1 माइनस गामा अपॉन गामा और टी टू द पावर 1 इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट। तो आपको इक्वेशन मिल गई। तो हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन मिली, ठीक है ना, 3 एडियाबैटिक इक्वेशंस, 3 एडियाबैटिक क्या इक्वेशंस। कौन कौन सी है भाई? 3 एडियाबैटिक इक्वेशन है। फर्स्ट वन इज पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट है ना। सेकेंड वॉज टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज टी पी टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। ओके, तो ये 3 आपको इक्वेशंस मिल गई हैं। तो ये तीनों अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें यूज़ कैसे किया जाएगा, है ना, वो देखिए। जैसे सिचुएशंस देते हैं यहाँ पर सिचुएशन, जैसे फर्स्ट सिचुएशन दे दी, फिर सेकंड सिचुएशन दे दी, है ना। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो इंडिसेस दे रहा हो आप 1 1 दे रहे हो, तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, P2 V टू द पावर गामा, सिंपली। ऐसे यहाँ भी T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ऐसे ही लास्ट में T2 P2 टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू there should be 1 also, T2 P2 to the power 1 minus gamma upon gamma, like this, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे यूज़ की जाती हैं ये इक्वेशंस 2 सिचुएशंस के लिए। ओके, अब लास्ट चीज़ बची हुई ये इक्वेशंस है जो हमने ड्राइव कर ली, है ना। ये फिलहाल पहली इक्वेशन आपको याद ही रखनी है, इसकी हेल्प से हमने अदर 2 ड्राइव करी। और इसमें जो हीट एक्सचेंज होता है वो भी 0 होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, है ना। ये 2 चीज़ें, और फिर उसके बाद हमने ये 2 इक्वेशन इसकी हेल्प से, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से ये 2 इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ जो है डेट इज़ व्हाट वर्क। वर्क क्या होता है इसमें? तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पी डी वी होगा। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, पी डी वी, है ना, यही तो है डेफिनेशन। अच्छा, जो प्रेशर होता है, प्रेशर, यहाँ पर जो इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, आप आइडियल गैस इक्वेशन मत यूज़ करिए। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस दी हुई है, आपको पता चल गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आप क्या यूज़ करें, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू व्हाट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन राइट पी इज इक्वल्स टू सी बाय वी टू द पावर गामा, है ना। तो सी बाय वी टू द पावर गामा डी वी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन सी वी टू द पावर गामा माइनस 1 डी वी। ओके, मान लो जो वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ, वी आई से वी एफ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो सी इज़ द कांस्टेंट, तो यू कैन टेक आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, सॉरी गामा, केवल गामा आएगा यहाँ पर, वो भी माइनस गामा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी पावर तो माइनस गामा हो जाएगा, वी टू द पावर माइनस गामा, है ना। सी हमने यहाँ बाहर ले लिए, तो ये आ गया v टू द पावर गामा डी वी। यू नो द इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है भाई, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये तो पता ही है सबको इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली यू विल गेट सी ऐसे ही बाहर रहा, वी आई और ये वी एफ हो गया प्रेशर, है ना। वी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, क्योंकि एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट गोज फ्रॉम वी आई टू वी एफ, दिस इज द थिंग। तो बस अब क्या करना है आपको, सिंपली ये आ जाएगा सी बाय क्या 1 माइनस गामा, गामा माइनस गामा प्लस 1, या फिर 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट लिखिए, यहाँ पर अपर लिमिट लिखेंगे वी एफ टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस ऑफ इनिशियल लिमिट
माइनस गामा प्लस वन, वी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन, राइट। तो अब आप एक काम करिए, वन माइनस गामा आपने लिख दिया यहाँ पर, सी को अंदर ले जाइए, फिर देखिए, तो सी को अंदर ले जाते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो वी टू द पावर एफ, वो वी एफ टू द पावर माइनस गामा इंटू वी एफ ऐसे लिख सकता हूँ। ये है तो अभी भी वी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन, ये वन ही तो है, ठीक, माइनस इसे क्या लिख रहा हूँ, सी वी आई टू द पावर क्या माइनस गामा प्लस वन और इंटू वी आई टू द पावर वन, सिंपली, ठीक है ना। इट इज जस्ट द मैथमेटिक्स। क्या कह रहा हूँ, प्लस वन नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, ओके थैंक यू। तो प्लस वन नहीं आएगा, माइनस गामा ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो W इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा वन माइनस गामा, है ना। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे, वो क्या है, यू नो पी वी टू द पावर गामा, you know p v to the power gamma is equals to constant, or you can write p c by v to the power, p is equals to c by v to the power gamma, or you can say c v to the power minus gamma, like this you can say this. So you can, अगर आपके पास ऐसे मिल गया c v to the power minus gamma ऐसे करके, है ना, p is equals to c v to the power minus gamma, तो you can also write p1 is equals to c v1 to the power minus gamma and p2 is equals to c v to the power minus gamma. You can give just the indices, है ना। तो यदि आपको ऐसा मिल रहा है तो you can here you can write here what pf, है ना। तो w delta w is equal, या w is equals to 1 minus gamma, this will become what, pf फाइनल प्रेशर, है ना। बाय दिस, यहाँ से आप लिख सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, now by this equation you can write pf, this will become the pf, this will become the pi, है ना। तो ये बन जाएगा pi to the pi हो गया, this will be pi और into pvi, this is the thing। तो वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस वो क्या आ जाता है, वन माइनस गामा फाइनल प्रेशर माइनस into the final volume minus initial pressure into initial volume, this is simply the expression, okay। और ये वर्क डन है किसमें, एडिया में, ये भी आपको याद रखना है, सारी प्रोसेसेस में जो वर्क हो रहा है वो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना, ओके ठीक। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, राइट। तो यू कैन राइट पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन आर टी एफ एंड पी आई वी आई। अगर आपके पास इक्वेशन है तो यू कैन गिव द इंडिसेस टू दैट इक्वेशन, एन आर टी आई, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करने के बाद तो वन अपॉन गामा, वन माइनस गामा, वन अपॉन वन माइनस गामा, आप यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करिए, तो यू विल राइट व्हाट, यू विल राइट पी एफ वी एफ इज दिस थिंग, एन आर टी एफ माइनस पी आई वी आई इज व्हाट, दिस थिंग, एन आर टी आई। तो एन आर आप बाहर ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का एक और फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, इन द टर्म्स ऑफ टी एंड एन आर, टी एंड आर, ऊपर वाला प्रेशर और वॉल्यूम में, नीचे वाला टेम्परेचर में है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों ही फॉर्मूलों को क्या करिए आप याद रखिए, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखने में कुछ नहीं रखा, वो इजी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या हो जाएगा, सिंपली फर्स्ट लॉ दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा W, है ना। एंड यू नो इन दिस प्रोसेस डेल्टा Q इज ज़ीरो, सो यू कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा W। सो यू कैन से इफ यू डू, ये है वर्क डन बाय द गैस,
है ना। ओके, अगर नेगेटिव लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द गैस हियर। ओके, ऑन द गैस इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, नेगेटिव साइन आपको काफ़ी कुछ बता रहा है। अगर आप यहाँ पर वर्क डन ऑन द बाय द गैस लिखेंगे तो यहाँ डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, और अगर ऑन द लिख रहे हैं तो ऑन यहाँ पर ये बता रहा है वो नेगेटिव साइन को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है ना, ऑन यहाँ पर। ठीक, और अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव इधर पहुँच जाएगा और फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज द थिंग। तो हमने इसके लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया। तो ये सारी प्रोसेस हो गई जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है ना, इन्हीं की हेल्प से आगे की जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्सप्लेन होती है। तो ये प्रोसेस सबको क्लियर होनी चाहिए। और रिगार्डिंग टू दिस प्रोसेस ग्राफ भी हैं, वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट टाइम। ओके।